नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, लेकिन हाल फिलहाल की नहीं है। हालिया का मतलब करीब 1.5 2 महीने पहले की बात है, लेकिन खुलासा अभी 2 दिन पहले का है। घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले की है। 8 अगस्त 2025 को कानपुर देहात के हनुमंत विहार थाने में एक महिला विजयश्री ने आकर प्रभारी निरीक्षक को ये बताया कि उनकी 20 साल की बेटी आकांक्षा वो 6 तारीख को अचानक गायब हो गई। और जब मैंने उसको एक मैसेज किया अपने मोबाइल से, जो दरअसल मोबाइल वो था जो उनका बेटा गुड़गांव नौकरी जाने से पहले अपना मोबाइल मेरे पास छोड़ गया था, और मैं उसी मोबाइल से सबसे बात करती थी। आकांक्षा के मोबाइल पर वो नंबर भैया करके सेव था। भैया करके वो फ़ोन के बुक में था, फ़ोन बुक में था। तो उधर से जवाब आया कि अभी बिजी हूँ भैया, थोड़ी देर में बात करूंगी। विजयश्री का माथा ठनका कि ये फ़ोन तो आकांक्षा के पास रहता है और आकांक्षा जानती है कि ये फ़ोन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो भैया कह के उसका जवाब देने का कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब कि वो मोबाइल कोई और ऑपरेट कर रहा है, यानी किसी और के हाथ में है, और उसे ये पता नहीं है कि जिसका मोबाइल है वो आकांक्षा है। पुलिस को भी ये बात ठीक समझ में आई। पुलिस ने पहले कहा कि उम्र, उसने कहा 20 साल, बोले जवान लड़की है, चली गई होगी, थोड़ी देर और इंतज़ार कर लीजिए, ये पता करके बताइए कि किसी लड़के से उसका कोई चक्कर तो नहीं था। 1 मिनट में पुलिस इज्जत उतार देती है। पुलिस का कहना सही है कि गलत है ये तो बाद में तय होगा, लेकिन माँ से ये कहना कि किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। बहरहाल माँ ने उससे तमाम दूसरे सवाल पूछे गए। उसने बताया कि उसका घर का नाम माही है, आकांक्षा उसका नाम है, और वो बर्रा के गुड फूड रेस्टोरेंट में काम करती है, साथ साथ पढ़ाई भी करती है। उसी रेस्टोरेंट में उसकी बड़ी बहन भी काम करती है। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसने किसी दूसरे रेस्टोरेंट में काम शुरू करके बहन के साथ न रह के या घर पे न रह के अपना अलग एक किराए का मकान ले लिया था। ये कह के ले लिया था कि रेस्टोरेंट जाने में घर से बहुत समय लग जाता है, इसलिए जहाँ काम का, जहाँ उसका कार्यस्थल है, उसी के पास एक रूम उसने ले लिया है। बहरहाल पुलिस ने कोशिश की कि वो इसकी गुमशुदगी न दर्ज करे। खैर कुछ दिन बाद वो कमिश्नर के यहाँ गई, कमिश्नर से शिकायत करी, कमिश्नर कानपुर से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब लोगों ने बताया कि 1090 पर कॉल करिए। 1090 पर कॉल की गई। तब 1090 वालों ने इस केस को परसू करके संबंधित थाने या हनुमंत विहार को ये कहा कि ये महिला 1090 पर कई बार फ़ोन करके अपनी बेटी के बारे में पूछताछ कर रही है, कृपया इसकी गुमशुदगी दर्ज कर ली जाए। तब जाके 8 अगस्त को 6 तारीख से दौड़ते दौड़ते उस महिला की गुमशुदगी 8 अगस्त को दर्ज की गई। फिर उसके बाद जैसे ही गुमशुदगी हुई, पुलिस वाले आए, उन्होंने सब प्रारंभिक जानकारी की, कहाँ से गई, क्या गई, कहाँ वो काम कर रही थी, और क्या किसी के साथ उसका अफेयर था या दूसरी बात थी। बहरहाल माँ के दिए हुए उस मोबाइल नंबर पर, जिस नंबर से उसने हाल चाल जानने की कोशिश की थी, और उस पर ये जवाब आया था कि भैया मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, तो उसका जब कॉल डिटेल उसकी आई तो ये पता लगा कि एक लड़का उसके संपर्क में काफ़ी दिन से है, और जिस दिन से गायब होना बताया जा रहा है उस दिन भी उसकी भी वही लोकेशन थी जो उस लड़की की लोकेशन थी। फिजिकल वेरिफिकेशन से पता लगा कि जो जिसके संपर्क में थी
उसका नाम सूरज था। बहरहाल पुलिस सूरज को ले आई। जो उसकी बड़ी बहन है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा से उससे बातचीत कराएगी। उसने कहा कि हाँ, ये लड़का आता था और शायद इसी के कहने पे वो दूसरी जगह हमीरपुर रोड के एक रेस्टोरेंट में उसने नौकरी कर ली, जहाँ वो पहले बर्रा वाले रेस्टोरेंट में, गुड फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी। जब ये लड़का उसके संपर्क में आया तो शायद इसके कहने पर उसने हमीरपुर रोड पर एक दूसरे रेस्टोरेंट में उसने नौकरी की। पहले वाली नौकरी को छोड़ दिया जहां वो बड़ी बहन के साथ नौकरी करती थी, बड़ी बहन के साथ रहती थी, उसका भी साथ छोड़ दिया और हनुमंत विहार में एक किराए पर कमरा लेकर रहने लगी। और वहीं पर उसका फिर पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली, कमरे के आसपास रहने वाले लोगों से जानकारी की तो लोगों ने बताया कि एक लड़का इसके यहाँ बराबर आता था और कभी कभी रात में भी रुकता था, सवेरे जाता था। उसकी हुलिया के आधार पर यह तय हो गया कि वो लड़का और कोई नहीं, सूरज ही था। बहरहाल माँ ने उसकी जब शंका हुई तो उसने ये बताया कि जब मेरा बेटा दिल्ली काम करने गया तो अपना मोबाइल घर पर छोड़ गया और मैं उसी मोबाइल से बात करती थी, क्योंकि उसका रिचार्ज उसका बेटा दिल्ली गुड़गांव में जहाँ नौकरी करता था वो करा दिया करता था और वो भैया के नाम से ही वो नंबर फीड था आकांक्षा के मोबाइल में। मैंने जब उसका हाल चाल जानने की कोशिश की तब उधर से जवाब आया कि भैया थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो फिर शंका हुई, इसी शंका के आधार पर वो थाने गई, इसी शंका के आधार पर वो कमिश्नर पुलिस कानपुर के यहाँ गई और इसी शंका के आधार पर ये नंबर देकर उसने 1090 पर ये रिक्वेस्ट की और तब 8 अगस्त को गुमशुदगी लिखी गई। विजयश्री का कहना है, यानी माँ का कहना है कि उसकी बेटी के साथ अनहोनी की आशंका उसको उसी दिन हो गई जिस दिन ये ऐसा जवाब व्हाट्सएप पर आया जिससे ये लगता था कि मेरी बेटी के पास ये मोबाइल फ़ोन नहीं है। फिर उसने याद करके ये बताया कि ये सूरज भी उसके पास फ़ौरन आ गया। जब पता लगा, जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने कहा कि वो मेरे साथ ही रेस्टोरेंट में काम करती थी, कहाँ चली गई। पुलिस को भरमाता रहा, भटकाता रहा, गलत सूचनाएं देता रहा और एक बात उसने ये भी बताई कि जिस दिन वो गई थी उस दिन उससे हल्की फुल्की जैसे नाराज़गी हुई थी, हल्का फुल्का झगड़ा हुआ था, वो भी रेस्टोरेंट में हुआ था जहां दोनों काम करते थे। तो ताकि पुलिस को ये लगे कि कहीं भाग गई है। दूसरा उसने ये किया था कि 3 दिन तक मोबाइल उसके पास था, 3 दिन तक मोबाइल उसके पास था और घर वालों के जवाब वो दिया करता था जिस नंबर से वो फीड था मोबाइल के फ़ोन बुक में, जो नंबर, उसी नंबर के आधार पर वो भैया बहन ये कह के उसका जवाब दिया करता था और इसी से वो पकड़ा भी गया। जिस दिन उसकी माताजी ने उसे फ़ोन किया था और उसने रिप्लाई किया था भैया, फिर माँ ने कई बार कि ये तुम भैया क्यों कह रही हो, तुमको पता नहीं है कौन बोल रही हूँ, इस तरह से। तो उसे लगा कि ये बात कहीं न कहीं अब पकड़ी जा रही है। तो वो वहाँ से 25 जुलाई को कानपुर सेंट्रल स्टेशन आया। घटना जुलाई की ये है, 8 अगस्त को ये गुमशुदगी लिखी गई थी और 24 जुलाई को उसने उसके साथ जो कुछ करना था कर दिया था। 25 जुलाई को वो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आया था और एक ट्रेन पर उसने वो मोबाइल सीट के नीचे रख दिया था ताकि उसकी लोकेशन जहाँ जहाँ मिलती रहे पुलिस उसको वहाँ वहाँ तलाश करे। यानी पूरा दिमाग लगाकर उसने ये ऐसा काम किया था कि उसे पुलिस उस तक न पहुँच पाए। डीसीपी दक्षिणी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पहले आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन घटना के दिन आकांक्षा के साथ उसकी लोकेशन और पहले उसकी लगातार मोबाइल पर बातचीत का जिक्र करने पर जब उसको बताया गया कि फ़लाँ तारीख को इतने बजे और फ़लाँ तारीख को जिस दिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है तुम और वो दोनों फ़लाँ लोकेशन पर थे, तब वो टूट गया। उसने फिर पूरी जानकारी बताई कि दरअसल हुआ क्या था। उसने कहा
कि हमारा और इसका आकांक्षा का संबंध हो गया। और फिर 21 जुलाई को उसने उसको संबंध भी हो गया। उसने जहाँ बहन के साथ रहता था उसे मिलने जुलने में दिक्कत होती थी, दूसरी जगह बात की, दूसरे रेस्टोरेंट में जहाँ वो काम करता था उसकी नौकरी लगवाई। फिर ये कहा कि घर वालों को बताओ कि हम नज़दीक एक कमरा लेंगे, आने जाने में 2 घंटे का समय बर्बाद होता है। हनुमंत विहार में उसको एक कमरा दिलाया, आना जाना शुरू हुआ। लेकिन इसी बीच और ये भी बताया कि इंस्टाग्राम पे हम दोनों की बातचीत शुरू हुई थी, जान पहचान शुरू हुई थी। हम दोनों ने कदम इंस्टाग्राम पे ही बढ़ाए थे, फिर मिलना जुलना शुरू हो गया था। लेकिन जब वो अकेली रहने लगी और बहुत आना जाना हो गया, इसी बीच में एक दूसरी लड़की से इंस्टाग्राम पे उसकी जान पहचान हुई। फिर उससे भेंट मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे आकांक्षा को ये शंका होने लगी और उसे जानकारी भी हो गई कि किसी दूसरी लड़की के संपर्क में आ गया है सूरज। दूसरी लड़की को भी ये जानकारी हो गई कि इसका किसी से पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा है और प्रेम प्रसंग बहुत आगे तक बढ़ गया है। तब उसने अपनी शर्तें रखी कि तुम्हारे साथ रहने, घूमने, आने जाने की शर्त ये है कि पहले उस लड़की से यानी आकांक्षा से पीछा छुड़ाओ, वरना तुम मेरे पास या मुझसे बात भी करने लायक नहीं हो। तब 21 जुलाई को दोपहर में रेस्टोरेंट में पहले दोनों ने बातचीत की, फिर बातचीत करने के वहाँ झगड़ा हुआ। फिर रात में करीब 10:30 बजे हम दोनों लोग उसके कमरे पर पहुँचे, बल्कि रेस्टोरेंट से हम दोनों साथ साथ उसके कमरे पर पहुँचे। वहाँ भी दोनों में कहासुनी हुई। कहासुनी वही कि तुम्हारा फलां से संबंध है, तुम्हारा फलां से संबंध है, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। उसने पुलिस को ये बताया कि बातचीत और लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मैंने उसे जमकर पीटा, फिर उस दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया और उसे मार डाला। उसके बाद अपने एक दोस्त जो फतेहपुर के खानपुर कदीम थाना क्षेत्र का रहने वाला था, जफ़रगंज गांव का आशीष कुमार, उसको फ़ोन करके बुलाया। वो भी करीब 12:30 पौने 1 बजे उसके उस रूम पर पहुंच गया जहां पर उसकी लाश पड़ी हुई थी, जहां सूरज ने आकांक्षा को मार दिया था। उसके आने के बाद उसके शव को एक सूटकेस में भर दिया, अच्छे से बांध के पैक कर दिया। फिर सूटकेस को ले जाकर रात करीब 2:30 बजे चिल्ला पुल से यमुना नदी में उसने फेंक दिया। फिर इसी बीच में वो मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करता रहा और उसे लगा कि अब हम पकड़े ही जाने वाले हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ वो मैसेज का रिप्लाई कर रहा था सब उल्टा पड़ रहा था। लिहाजा उसने 25 जुलाई को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुँच के एक गाड़ी पर ऐसे जैसे आदमी चढ़ता है ना, एक तरफ से चढ़ा एक तरफ से उतर गया, खाली सीट देखी, बैठा और सीट के नीचे वो मोबाइल खिसका दिया ताकि उसकी लोकेशन कहीं और मिले। उसके बाद वो सीधे आकांक्षा के कमरे पर गया। वापस मोबाइल रखने के तुरंत बाद ताला चाबी उसी के पास थी। कमरे पे जाके उसने सारा सामान उसका पैक किया, एक ऑटो पे रखा। और जब मकान मालिक ने पूछा कि भाई सामान लेके जा रहे हो, किराए का क्या होगा, उसने कहा आकांक्षा मिलके तुमसे बात करेगी, उसने ये सारा सामान मंगवाया है। बहरहाल दीपेन चौधरी जो डीसीपी साउथ थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि सीडीआर के माध्यम से इस हत्याकांड का खुलासा किया गया है। प्रेमी ने मर्डर के बाद अपने साथी की मदद से युवती के शव को चिल्ला पुल से यमुना नदी में फेंक दिया है। कौशाम्बी, प्रयागराज और बांदा में टीमें लगाकर शव की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। और आप समझ रहे हैं इस समय गंगा यमुना में बहाव और उसमें पानी बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, बढ़ी हुई यमुना है। इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो शव वहाँ आसपास कहीं मिले। हो सकता है बहाव के कारण वो वहाँ से 10, 20, 50, 100 किलोमीटर दूर जाकर किनारे कहीं लग जाए, तब शायद इसका पता लगे। लेकिन एज ऑन डेट आज तक उस शव का पता नहीं चला है। आज की घटना देखिए, सोशल मीडिया, आपने सुना कि सूरज और आकांक्षा का प्यार इंस्टाग्राम से यानी सोशल मीडिया से शुरू हुआ था। फिर एक दूसरी महिला से उसका जब इंस्टाग्राम पर ही उसका भी फिर प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, जिसके कारण उसने
जो पहली लड़की थी आकांक्षा, उसको उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने शव के साथ एक सेल्फी ली और वो सेल्फी अपनी दूसरी प्रेमिका के पास, यानी जो नई नई प्रेमिका हुई थी, उसको भेजा ताकि उसको ये यकीन दिला सके कि हमने इसे मार दिया है। फिर सूटकेस में बंद करके जाते समय तब भी एक मोटरसाइकिल पर तब भी एक फ़ोटो उसको पोस्ट की कि अब हम इसे जमुना नदी के हवाले करने जा रहे हैं। ये दोनों फ़ोटो ही पुलिस को मिल गई हैं, जो उस नवयुवती को इसके मोबाइल से दी गई थी। तो बहरहाल सोशल मीडिया पर हुई पहचान और इससे उपजे छद्म प्यार ने एक और बलि ले ली, जो आज की घटना है। इस मोबाइल ने वर्चुअल वर्ल्ड में जाने कितनों को मिलाया और फिर दोनों में से किसी एक को धोखा दिया। इसी मोबाइल ने धोखा दिया, क्योंकि मोबाइल में हर समय हजारों विकल्प तैयार बैठे हुए हैं। एक से बात चल रही है कि दूसरा मरने जीने की कसम खाने लगता है, और दूसरे से बात शुरू हुई तो तीसरा या तीसरी मरने जीने को तैयार है, क्योंकि मोबाइल में पूरी सुरक्षा है। कौन कहाँ किसको कितनी दूर तक ले गया, इसका पता चलना बहुत मुश्किल है, ये किसी को पता नहीं लग पाता। वर्चुअल वर्ल्ड यानी मोबाइल की इस दुनिया में आप कितने लोगों से कितनी दूर तक चल रहे हैं, बायां हाथ आपने किससे मिला रखा है, ये दाहिने हाथ को पता नहीं लगता है, पता चल ही नहीं पाता है। और इसी सुरक्षा के कारण एक के बाद एक 20 जगह जो ये मुंह मारने की आदत सी पड़ गई है लोगों की, वो कई जगह एक साथ इंटेंगल्ड हैं और उनको लगता है ये बात किसी को पता नहीं लगेगी। अच्छा, यही कारण है कि इस मोबाइल के सिर पर इतनी हत्याओं और आत्महत्याओं का पाप चढ़ा है कि ये मोबाइल फ़ोन श्रापित हो गया है। इस पे बातचीत करके 4 कदम आगे बढ़ाने वाले लोग, दोनों में से कोई एक दुनिया से विदा हुए, तो ये श्रापित हो गया है मोबाइल। जो भी इस मोबाइल के माध्यम से प्यार व्यार के चक्कर में पड़ेगा या पड़ा है, उस पर राहु और केतु दोनों सवार हो जाते हैं, और ये जब तक सत्यानाश नहीं कर देते हैं तब तक ये चैन से नहीं बैठते हैं, और इनको बलि लेने की आदत पड़ गई है। आप ये समझ लें कि दुनिया में मानव निर्मित कोई भी यंत्र, कोई भी मशीन, कोई भी इस तरह का सामान इतना श्रापित नहीं है जो प्रतिदिन दुनिया के किसी न किसी कोने पर एक न एक बलि ले रहा है। कोई दूसरा यंत्र इतना श्रापित नहीं है जितना ये मोबाइल फ़ोन है। इस तरह के बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बने हैं, लेकिन इतनी बलि, इतनी हत्याएं इसके सिर पर हैं कि ये श्रापित हो गया है और इसे रोज़ एक बलि चाहिए। अब सोचिए कि सूरज का आकांक्षा से इंस्टा पर उसकी जान पहचान हुई। आकांक्षा के घर से सूरज ने उसे अलग कर दिया, अपनी पसंद की जगह नौकरी करवा दी, उसी के पास में एक कमरा दिलवा दिया ताकि वो आज़ाद होकर उसके पास जा सके। वो बहन के साथ नौकरी करती थी, कम से कम इतनी तो सुरक्षा थी कि थोड़ी सी भी इधर उधर बात होगी तो बहन उसके साथ टोका टाकी करेगी। बहन के साथ ही एक कमरे में रहती थी, लेकिन बहन का साथ भी छुड़वा दिया, उसका वर्क प्लेस भी बदलवा दिया, अलग से रहने लगा। फिर भी उससे मन नहीं भरा, तो उसको एक दूसरी लड़की, इसी बीच में जब ये सब प्रकरण चल रहा था, इसी बीच में दूसरी लड़की मिल गई और उसने ये शर्त रखी कि आकांक्षा को ठिकाने लगाओ तभी मेरे पास आ सकते हो, मेरे पास रह सकते हो। उसने हत्या कर दी। हत्या के साथ उसकी सेल्फी भी ली, मृत शव के साथ, आकांक्षा के शव के साथ एक सेल्फी ली। बड़ी नज़दीक की सेल्फी है, वो ज़मीन पर पड़ी हुई है, मरी हुई है, आंखें स्थिर हैं उसकी, जीभ और मुंह थोड़ा खुला हुआ है, और उसी के सिर के ठीक बगल में वो हंसता हुआ उसकी सेल्फी ली है और लिख कर ये भेजा है कि तुम्हारा काम हो गया, ये दुनिया से विदा हो गई।
और फिर उसको शांत मन से अपने दोस्त को बुला के एक ब्रीफ केस में पैक करके 100 किलोमीटर दूर चिल्ला पुल के पास यमुना नदी में उसने फेंक दिया। तो इस श्रापित देवता, इस श्रापित मोबाइल देवता ने फिर एक बलि ले ली। इसलिए मोबाइल के सहारे प्यार की पींगे मारने वाले पहले खूब सोच लें, खूब समझ लें, और अगर उनको जान की परवाह नहीं है और वो बलि की बेदी पर कुर्बान होने को तैयार हैं, क्योंकि ये श्रापित मोबाइल देवता बलि लेंगे और हर हाल में बलि लेंगे। अगर इस सब चीज़ के लिए तैयार हों तभी आप कदम आगे बढ़ाइए और जो कुछ होने वाला है उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। मोबाइल को मिले हुए श्राप को, जो ये श्रापित मोबाइल है, ये मोबाइल देवता जो श्रापित हैं, इनके श्राप को खत्म करने के लिए कोई पूजा पाठ का विधान नहीं है, किसी तरह की पूजा पाठ का विधान नहीं है, और न ही इसकी कोई काट है। यंत्र मंत्र तंत्र किसी पर भी इसकी काट नहीं है, क्योंकि इतना श्रापित हो गया है कि इस श्राप को कोई काट नहीं सकता। इसलिए कृपा करके दूर रहिए मोबाइल वाले प्यार से, मोबाइल से उपजे प्यार से, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आप इससे आगे बढ़े, मोबाइल देवता की सीढ़ियाँ चढ़े, इनके दर्शन को आप लालायित हुए और फिर पींगें आपने बढ़ानी शुरू की, तो आप समझ लीजिए दोनों में किसी एक को बलि की बेदी पर चढ़ना ही होगा। एक बात और कि मैंने बार बार आपसे ये कहा है, बार बार तो नहीं, 2 बार आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि हमने अपने इस किस्सा गोई परिवार की मदद के लिए कि आप मदद करें, हमारी हेल्प करें। हमने QR कोड अपने हर एपिसोड में दिए हैं। कुछ हमारे सुधी श्रोताओं ने इंटरेस्ट लिया था, काफ़ी लोगों ने मदद भी की थी, लेकिन फिर उसके बाद शांत होकर बैठ गए। हमारे बहुत से पुराने श्रोता हैं, सुधी श्रोता हैं, जो हर एपिसोड देखते हैं और एपिसोड के बारे में तल्ख भी और बहुत अच्छी भी टीका टिप्पणियाँ करते हैं। खासकर उनसे अनुरोध है कि इस किस्सा गोई परिवार की मदद करें, इसको हेल्प करें, ताकि हम थोड़ा और इनोवेट कर सकें, थोड़ा और आगे बढ़ सकें। दिल खोल कर अगर आप मदद करेंगे तो हम ज़रूर आपके साथ, आपके पास नए सिरे से, नए तेवर से, नई क्राइम की दुनिया की नई जानकारी लेकर आपके पास, और प्रोग्राम को थोड़ा आगे पीछे, शॉर्ट प्रोग्राम हो, उस दिन की घटना का जिक्र हो और उसमें टिप्पणी हो कि हम अपने हिसाब से इसको किस तरह से देखते हैं, तो शायद ज़्यादा लोग और ज़्यादा अच्छी तरह से लोग अपराध को समझ पाएंगे और अपराध से बचने के लिए जो तौर तरीके मैं पिछले 4 सालों से बता रहा हूँ उसको और अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। इसलिए सुधी श्रोताओं से एक बार फिर मैं अपील करता हूँ कि कृपा करके किस्सा गोई चैनल की मदद करें। जो QR कोड आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसको QR कोड से आप जो भी आपकी इच्छा हो वो किस्सा गोई को मजबूत करने के लिए, किस्सा गोई को और आगे बढ़ाने के लिए हमारी सहायता करें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।